जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आज हम सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी विषय को स्वतंत्र रूप से मान्यता कब प्राप्त हुई? When did the subject of agronomy get independent recognition? तो इसको मान्यता कब प्राप्त की गई थी? सन 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इसको मान्यता प्राप्त की गई थी या प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया तो कब हुई थी? वह 1955 ईस्वी में हुई थी। और इंडिया में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो कि 1955 ईस्वी में हुई थी, और इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस 1942 था, और इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर 1984। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 1955 है, 1955। क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्वप्रथम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? तो वह 13 दिसंबर 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। कहीं कहीं ऑप्शन पे 2008 में मिल सकता है, तो 2008 नहीं, सॉरी 1908। तो 1908 क्योंकि दिसंबर जो था 13 दिसंबर 1907 वो लास्ट महीना था, तो आपको ऑप्शन में 1908 भी मिल जाए तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, वो आपको सही माना जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन है तब साथ ही लगाइएगा, क्योंकि 13 दिसंबर 1907 को ही इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, एग्रोनॉमी शब्द किन दो अक्षरों से मिलकर बना है? द वर्ड एग्रोनॉमी मेड अप इन विच टू वर्ड? तो एग्रोनॉमी जो होता है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, जिसको खेत बोलते हैं, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी, या मैनेजमेंट ऑफ फार्म इज नोन एज एग्रोनॉमी। तो जितने भी ग्रीक वर्ड के शब्द हैं, उन सभी जो शब्दों के अंत में वाई आएगा, जैसे एग्रोनॉमी, एंटमोलॉजी, या लॉजी भी शब्द आ सकता है, पैथोलॉजी, ये सभी एग्रोनॉमी शब्द के हैं। जिन शब्दों के अंत में कल्चर लगा हो, CULTURE, तो वो सभी लैटिन वर्ड आते हैं। लेकिन पोमोलॉजी में एक्सेप्शन था, तो पोमोलॉजी जो है वो दोनों मतलब भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीरो टिलेज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जीरो टिलेज सबसे पहले जेंथ्रो टुल ने दिया था, और जेंथ्रो टुल की एक बुक है हॉर्स होइंग हॉस्बेंड्री, और इनको फादर ऑफ टिलेज या फादर ऑफ वीट साइंस के नाम से जानते हैं जेंथ्रो टुल जी को। क्वेश्चन नंबर अगला है, एग्रोनॉमी के पिता कौन है? तो एग्रोनॉमी के पिता पीटर डी क्रेसेंची हैं, और इनकी एक बुक है जिसका नाम था ओपस रूगेलियम कामोडारम, उसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये वही पूछा गया, हाउस होइंग हॉस्बेंड्री के लेखक कौन है? तो जेंथ्रो टुल अभी आपको हमने बता दी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रिले क्रॉपिंग के जनक कौन है? तो रिले क्रॉपिंग के जनक डॉक्टर बिजवंत राज हैं। डॉक्टर बिजवंत राज को रिले क्रॉपिंग का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, फसल पद्धति अनुसंधान का निर्देशालय, निर्देशालय का मतलब डायरेक्टोरेट, डायरेक्टोरेट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थित है? निर्देशालय रिसर्च कहाँ पे है? तो वह मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, तो यह मेरठ में है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
मिश्रित फसल का मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका साइंटिफिक स्टडी किसने किया था? ला प्लेंटज ने 1928 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, वर्ष दर वर्ष मतलब साल दर साल एक फसल को एक ही भूमि पर उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? मतलब ऐसी प्रैक्टिस जिसमें एक फसल को एक ही मतलब कि जो सेम भूमि है उस पर एक फसल को साल दर साल उसी भूमि मतलब देखो यहाँ पे क्या है, सेम फील्ड है और सेम फसल है, बस उसको हर साल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। और जब एक वर्ष में एक ही फसल लगाएं तो उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। और अगले वर्ष देखो फसल एक ही रहती है, मोनोकल्चर में फसल एक ही रहती है, बस मोनोकल्चर में उस फसल को साल दर साल लगाते हैं, हर साल उसी फसल को उगाते हैं तो उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। और मोनोक्रॉपिंग में हर साल फसल चेंज करते हैं लेकिन साल में एक ही फसल लगाते हैं तो उसको मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। मोनो का मतलब सिंगल, कल्चर का मतलब वो हर साल, और जो क्रॉपिंग होती है हर मतलब एक साल में एक ही फसल लगाते हैं और अगले साल चेंज कर देते हैं तो उसको मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, फसल का मतलब यानी कि क्रॉप किसे कहते हैं? तो फसल क्या होता है? पौधे के उस समूह को जिसे मनुष्य किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है उसे क्रॉप कहते हैं। पौधों के उस समूह को जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है उसे फसल कहते हैं। अच्छा, उद्दीपक वर्ग में कौन सी फसलें आती हैं? उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलेंट कैटेगरी में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें देखो टोबैको आती है जिसको हम तंबाकू कहते हैं, टी आती है जिसको चाय कहते हैं, कॉफ़ी, ये सभी फसलें जो हैं वो उद्दीपक फसलें हैं। क्वेश्चन अगला है, फसल चक्र क्या होता है? व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इसमें क्या है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित भूमि पर फसलों के इस क्रम में उगाना ताकि फसल की पैदावार अधिकतम हो। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन दी है, किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्रम में फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। मतलब ग्रोइंग क्रॉप इन फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सीक्वेंस फिक्स होगा और फिर एरिया भी फिक्स होगी, टाइम भी फिक्स होता है, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला होते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू फसलों, देखो नंबर ऑफ फसल, कुल फसलों की संख्या बटे कुल फसलों में लगा समय, फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय इंटू 100, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी फार्मूला। यहाँ पे दिया है, पूछा है अगला क्वेश्चन, फसल सघनता का मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी को किस सूत्र से निकाला जाता है? मतलब इसका फार्मूला पूछा है। तो फसल सघनता सकल फसल क्षेत्र अपान शुद्ध बोया गया क्षेत्र। सकल क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टोटल ग्रॉस या क्रॉप्ड एरिया, कि कितना एरिया में हमने क्रॉप को किया है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो नेट सोन एरिया होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो 193 मिलियन हेक्टेयर है। 193 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में, जिसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, वो 193 मिलियन हेक्टेयर है। और नेट सोन एरिया 139.3 मिलियन हेक्टेयर है। तो 193.3 में 139.3 से जब डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इंडिया की है वो 141.6% आती है। और प्रेजेंट टाइम इतना ही है, आपको किसी ना किसी बुक में लिखा होता है 135, तो 135% जो थी वो 2001 में थी, तब से वो लोगों ने बुक में अपडेट नहीं किया है। तो इसलिए करंट का जो डेटा है वो 141.6% है। और जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी यहाँ पे जो था, फसल क्रॉप रोटेशन जिसको फसल चक्र सघनता जो है इसका 151% है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 151% है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141.6 है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चारागाह या घास उगाने की प्रक्रिया पद्धति को क्या कहते हैं?
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ले फार्मिंग। ले फार्मिंग में क्या करते हैं, चारागाह, उसको ले फार्मिंग बोलते हैं। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, तो सिल्वर क्रांति जो है वह अंडा एवं यानी कि इसको मुर्गी के उत्पादन से संबंधित है, जिसको हम रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। और जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जिसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, वह हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ये सभी क्रांतियाँ, जैसे परभनी क्रांति किससे संबंधित है, वो कृषि से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही क्षेत्र पर उगाई जाती हैं तो इस प्रकार के सस्यन को यानी कि इस प्रकार की क्रॉपिंग को क्या क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें, जब 2 या 2 से अधिक फसलें उगाएंगे एक ही क्षेत्र में तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कीट आकर्षक फसलें मतलब ट्रैप क्रॉप, जो कीटों को आकर्षित करते हैं उसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। तो क्या होती हैं, तो क्या है कि जब मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसलें उसके चारों तरफ उगाते हैं तो उसे कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। When other crop are grown around the main crop to protect from insect, they are called attractive crop। तो उसको जो अट्रैक्टिव क्रॉप होती हैं वो आकर्षित कर लेती हैं मेन फसल को बचाने के लिए। तो जो जैसे कि इसका एग्जांपल है कॉटन के केस में, कॉटन की जो क्रॉप होती है कपास की खेती में हम भिंडी को लगा देते हैं। तो भिंडी क्या करती है, जो पिंक बॉल वर्म होता है उसको उन कीटों को आकर्षित कर लेती है। तो जो कीट होते हैं वो भिंडी को डैमेज करते हैं, तो हमारी क्रॉप के मतलब जो कॉटन है वो फसल डैमेज नहीं होने से बच जाती है, कॉटन की फसल डैमेज नहीं होती है। तो उसको बोलते हैं टैप क्रॉप। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राकृतिक संसाधन मैनेजमेंट जिसको प्रबंधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यह एक सस्टेनेबल फार्मिंग का एग्जाम्पल है। रिले क्रॉपिंग को किस नाम से जानते हैं, तो रिले क्रॉपिंग को ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, रिले क्रॉपिंग होता क्या है, तो सबसे पहले रिले क्रॉपिंग क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन होती है एक फसल कटने से पहले दूसरी फसल को बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फसल है, ये फसल मान लीजिए अक्टूबर में या जुलाई में बोई गई है और अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन अक्टूबर में हार्वेस्टिंग के पहले दूसरी फसल को बो के जब तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है तब तक इसका जर्मिनेशन हो जाता है, फिर तो इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, जिसको हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, देखो एक फसल कट गई उससे के पहले दूसरी फसल को बो देना, तो ये ओवरलैप हो रहा है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं इसको रिले क्रॉपिंग। इससे एग्जाम्पल क्या है, धान की फसल के साथ बरसीम, धान की सब फसल जब पकती है उससे पहले इसमें बरसीम बो देते हैं, तो जब तक धान की फसल हम कटाई करते हैं तब तक हमारा जो बरसीम होती है उसका जर्मिनेशन हो चुका होता है, उसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम किसका तत्व है, तो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है फार्मिंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग मतलब कि फार्मिंग सिस्टम का एक तत्व होता है। सघन खेती क्या होती है, सघन खेती की मतलब क्या है, एक क्षेत्र पर अधिक से अधिक फसलें उगाना, मतलब फसलों जो दो क्रॉप के बीच में बिल्कुल गैप ना हो, उसको बोलते हैं सघन खेती। तो डेफिनेशन दी है, जब सीमित क्षेत्रफल पर एक निर्धारित समय में अधिक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो उस पद्धति को हम बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, जिसको सघन खेती के नाम से जानते हैं। व्हेन मोर एंड मोर क्रॉप आर ग्रोन ऑन लिमिटेड एरिया इन गिवन टाइम देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनिश्चित या आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब कंटेंजेंसी क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो आकस्मिक ऐसी एक परिस्थिति आती है जैसे बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, उस परिस्थिति में अनाज जिससे कि अनाज या चारे वाली फसलें होती हैं उनको उगाकर कुछ उपज प्राप्त करना, उसको बोलते हैं आकस्मिक खेती। जिससे कि आसमान परिस्थिति कौन सा हो सकती है, जैसे सूखा हो गया मतलब ड्रॉट हो गया,
फ्लड आ गया, बाढ़ जिसको बोलते हैं। से अनाज या चारे आदि की फसलों को उगाकर आंशिक उपज, तो आंशिक उपज जिसको पार्शियल यील्ड बोलते हैं, प्राप्त करना ही आकस्मिक खेती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीवांश खेती किसे कहते हैं? जीवांश का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि हम बिना कीटनाशक, बिना फर्टिलाइजर, मतलब कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और फर्टिलाइजर, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, मतलब इनका यूज नहीं करते हैं और फिर फसल उत्पादन लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो डेफिनेशन यहाँ पे है, जैविक विधि से की गई खेती जिसमें उर्वरक जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, कीटनाशक पेस्टिसाइड, कवकनाशक, कीटनाशक को बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, हालांकि ये सब पेस्टिसाइड में आते हैं। कीटनाशक और कवकनाशक, शाकनाशक, ये सभी पेस्टिसाइड हैं। आदि का प्रयोग नहीं होता है तो उसको जीवांश खेती कहते हैं। निर्वाह खेती, निर्वाह खेती को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। इसकी डेफिनेशन क्या दी है, ऐसी खेती जो किसान को उसके परिवार के जीवन निर्वाह के लिए भोजन व अन्य सामग्री प्रदान करती है। किसान इसका कुछ भाग भी बाजार में बिक्री नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं निर्वाह खेती। मतलब किसान इसको अपने खेत में इस तरह से उगाता है ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, खाने के लिए उसको उगाए और उसको मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल ना हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, पलवार भू परिष्कार क्या होता है? पलवार को बोलते हैं मल्चिंग। तो मल्चिंग टिलेज क्या होता है? तो देखो मल्चिंग क्या होता है, भूमि में जीवांश या अवशेष जो होते हैं उसको भूमि की ऊपरी परत पर छोड़ देते हैं ताकि भूमि जो होती है वो उसमें नमी बनी है, और जब नमी में भूमि जैसे ऊपर खुला नहीं होगी तो उसमें खरपतवार भी कम जमते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी है, भूमि की इस प्रकार की जुताई में जीवांश अवशेष या पलवार सामग्री भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पलवार भू परिष्करण। क्वेश्चन नंबर अगला है, कटाई सूचकांक को कैसे निकाला जाता है? तो कटाई सूचकांक को कैसे निकाला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, HI = दानों की उपज और उसको कुल जैविक उपज। तो दानों के ऊपर जितना आपने जो ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है, कुल जैविक उपज में इसमें दाने यानी कि ग्रेन और जो भूसा या पुआल उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको मिला के उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स निकल के आता है। 3 फार्मूला बहुत पूछे जाते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स हो गया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गया, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, ये 3 फार्मूला एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको अभी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिनर्जेटिक सक्सेशन यानी कि सिनर्जेटिक क्रॉपिंग किसे कहते हैं? जब उगाई गई दोनों फसलों की उपज प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर शुद्ध फसल की उपज से अधिक होती है तो इस प्रकार के सक्सेशन को सिनर्जेटिक सक्सेशन कहते हैं। मतलब जैसे हम सिंगल क्रॉप उगाते हैं तो उसकी जो टोटल यील्ड होती है उन क्रॉप को हम एक साथ, अगर 2 फसलों को एक साथ उगा दें तो उसकी यील्ड वो सिंगल क्रॉप जो उगाते हैं उससे अधिक आ जाए तो उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक सक्सेशन। जैसे कि गन्ने में आलू उगाना, तो आलू को अलग उगाएंगे और गन्ने को अलग उगाएंगे, ठीक, तो उससे जो टोटल आउटपुट मिलता टोटल वो सिंगल क्रॉप से अधिक मिलता। से आलू और गन्ने को अलग अलग उगाएंगे तो उसका जो प्रोडक्शन होता वहाँ से जो हमें लाभ मिलता वो दोनों को एक साथ उगाने से कम होता। जब दोनों को एक साथ उगाएंगे तो उसका टोटल प्रोडक्शन वो जाहिर सी बात है अधिक होगा, तो उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक क्रॉप। तो वही इसमें दिया गया है कि जब उगाई गई दोनों फसलों की उपज जो है वो प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर शुद्ध फसल की उपज से अधिक होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिनर्जेटिक सक्सेशन। आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षक फसलें किसे कौन सी होती हैं? रक्षक का मतलब प्रोटेक्टर क्रॉप। तो प्रोटेक्टर क्रॉप वो होती हैं जो फसलों के चारों तरफ लगा देते हैं और वह जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो जैसे इसमें हम करौंदा को लगा सकते हैं खेत के चारों तरफ, तो जिसको हम गार्ड क्रॉप के नाम से जानते हैं। जब
मुख्य फसल के चारों तरफ उगाई गई कांटेदार फसल को रक्षक फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नकदी फसल। नकदी का मतलब कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप वही फसलें होती हैं जिनको किसान सीधे खेत से ही बेच देता है और वहाँ से उसको नकद के प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं कैश क्रॉप। इसका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, जैसे गन्ना हो गया, मेंथा हो गया, मेंथा ऑयल, और अभी एक खस एक मेडिसिनल क्रॉप है वो भी आता है। प्लांटेशन क्रॉप इसमें आती हैं। टोबैको हो गया, वो भी नकदी फसलें होती हैं। ये सभी, पोटैटो भी है और टी भी है, ये सब नकदी फसलें हैं कैश क्रॉप में। तो जो फसलें खेत से सीधे बेची जाती हैं और सीधे नकद प्राप्त होता है उसको नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वृद्धि कारक फसलें, जिसको ऑगमेंटिंग क्रॉप्स बोलते हैं, वो कौन सी होती हैं। तो इसमें क्या है, जब कोई अन्य फसल मुख्य फसल की उपज के अनुपूरक, अनुपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट, अनुपूरक उगाई जाती है तो वह वृद्धि कारक फसल यानी कि ऑगमेंटिंग फसल कहलाती है। एग्रोमेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एग्रोमेट्रोलॉजी में हम क्लाइमेटिक का अध्ययन करते हैं। तो कृषि से संबंधित जलवायु कारकों का अध्ययन जो है वह एग्रोक्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्वर्ती फसलें किसे कहते हैं। अंतर्वर्ती का मतलब इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग मतलब एक साथ दो फसलों को उगाना और उन दो फसलों के बीच में एक पार्टिकुलर सीक्वेंस हो, जिसको बोलते हैं कतारों में फसलें उगाना। जब दो मुख्य फसलों के बीच तेजी से वृद्धि करने वाली व अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। और जिन फसलों के, जब दो फसलों के मध्य कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, दोनों फसलों को एक बार मिक्स किए और सीधे बो दिए, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में बस इतना अंतर है, फसलें दो या दो से अधिक लगा सकते हैं लेकिन किसी सीक्वेंस में गो टू गो जो होती है वो फिक्स होती हैं, कितनी गो चाहिए, और मिक्स में फिक्स नहीं होता है। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है इंटरक्रॉपिंग में, गेहूं के साथ सरसों या चने के साथ सरसों, तो एक लाइन टू लाइन इसमें खेती करते हैं। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में उसको एक साथ मिक्स करके ऐसे ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो फसलें मुख्य फसल के चारों ओर पशु इत्यादि के नुकसान से बचाने के लिए उगाई जाती हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको गार्ड फसलें बोलते हैं या प्रोटेक्टेड फार्मिंग उसको बोलते हैं। अभी जो आपको एग्जांपल दिए थे, तो गार्ड क्रॉपिंग, दो फसलों या जो पशुओं के नुकसान से बचाते हैं उसको गार्ड क्रॉपिंग, मतलब कि वह सुरक्षा प्रदान करती है। जिसे करौंदा लगा देते हैं खेत के चारों तरफ। और एक आप पूछा जाता है कई बार कि कैच क्रॉप किसे कहते हैं। तो कैच क्रॉप क्या होता है, जैसे कोई आपकी मुख्य फसल नष्ट हो जाती है, तो मुख्य फसल जब नष्ट हो जाती है, अगली फसल बोने के लिए जो समय होता है, जैसे आपने खरीफ में कोई फसल उगाया लेकिन वो बाढ़ से प्रभावित हो गई, नष्ट हो गई, तो रबी फसल उगाने से पहले जो बीच में जो समय होता है 2 महीने का, उसमें कोई फसल उगा दे ताकि कुछ प्रोडक्शन मिल सके, तो उसको बोलते हैं कैच क्रॉप। कैच क्रॉप में सीधे नगद प्राप्त होता है, कैच क्रॉप उसको कैच कर लेता है, जो उसका नुकसान था उसकी भरपाई कर देता है, उसको बोलते हैं कैच क्रॉप। तो एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्रोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में देखना, हर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं, ऐसे वीडियो हम लेके आएंगे हमेशा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।